नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉलिटी टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा पूरा का पूरा आरपीएससी के आरएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आरएस 2022 के प्रीलिम्स में टोटल 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, जो लगभग 17% आपके एग्जाम का जो है कवरअप करता है। तो अगर आप पॉलिटी को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आगे फिर पॉलिटी से आपको मेंस में भी काफ़ी मदद मिलती है। लगभग 70 नंबर का पोर्शन आपका वहाँ पर भी कवरअप होता है, जो कि लगभग 7 से 8% मुख्य परीक्षा में आता है। तो हम सभी एमसीक्यूज के थ्रू जो है बात कर रहे थे लगातार, और पिछली कक्षा तक हमने काफ़ी टॉपिक्स पर कवर किया। नागरिकता पर हमने बात की थी। आज की इस कक्षा में हम मूल अधिकारों पर चर्चा करने वाले हैं। तो लगभग 3 क्लासेस हमारी मूल अधिकारों पर हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक और यहाँ से प्रश्न भी बहुत आते हैं। हर साल आपको प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे साथ में हिस्ट्री की तैयारी भी कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। अभी स्वाधीनता आंदोलन हमारा चल रहा है और कल शाम को 5 बजे मेरी कक्षा है। तो गांधी जी का आगमन हम उसमें पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी द्वारा अफ्रीका जाना और अफ्रीका जाकर के वहाँ पर सत्याग्रह को कैसे उन्होंने लागू किया, उससे जुड़े तमाम जो पहलू हैं, उनसे जुड़े जो भी प्रश्न बन सकते हैं संभावित, उनको हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 5 बजे कल 1 मई 2022 को। और इसके लिए आपको जाना होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस लिंक से सीधा इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप मेरा कोड जरूर यूज़ करें जब आप वहाँ पर लॉगिन करें, RSJ10, ठीक है। और वहाँ से आप जो है अपनी आरएस की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत से टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा की और पहले प्रश्न के साथ बात करेंगे। क्योंकि हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, या मौलिक अधिकार किन्हें कहा जाता है। तो हो सकता है आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार क्या है। तो प्रश्न है कि किसी भी अधिकार को अगर आप मौलिक अधिकार कह रहे हैं तो इसके पीछे प्रभावी कारण क्या है। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं। पहला, ये बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। दूसरा, ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति का माध्यम है। तीसरा, इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी जाती है। और चौथा, ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। वैसे तो मौलिक अधिकार कहने के पीछे ये चारों ही कारण हैं, लेकिन प्रश्न है सर्वाधिक प्रभावी कारण। तो प्रश्न यहां पर जो है थोड़ा जोर डाल रहा है कि कौन सा एक कारण अन्य कारणों पर वरीयता प्राप्त करता है। और ऐसे प्रश्न आपको यूपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, आरएस में भी हो सकता है इस तरह का प्रश्न आपको पूछ लिया जाए। तो सर्वाधिक प्रभावी कारण आप मौलिक अधिकार होने का क्या मानेंगे, क्यों मूल हम किसी अधिकार को कह रहे हैं। तो उसका कारण है कि मौलिक अधिकार वे हैं जिन्हें संविधान के द्वारा लिखित रूप से गारंटी और सुरक्षा दी जाती है। मतलब कि ये इतने मूल हैं कि अगर इनका उल्लंघन भी होता है तो किसी भी राज्य तंत्र का जो पूरा का पूरा तंत्र है वो इनकी सुरक्षा और इनके सम्मान के लिए काम करेगा और इन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसलिए इनको मूल कहा जाता है, क्योंकि इनके लिए एक पूरा का पूरा तंत्र बना होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि लोगों को इन अधिकारों की प्राप्ति 100% हो, ठीक है। तो इसीलिए इनको मौलिक कहा जाता है। तो पहले प्रश्न का हमारा जवाब क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार कहने के पीछे का कारण क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार अधिकारों का एक समूह है जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी अतिक्रमण, मतलब जो भी सरकार है, पॉपुलर जो भी गवर्नमेंट होती है, उसके द्वारा कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके लोगों के अधिकारों का हनन ना किया जाए, उस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये ऐसे अधिकार हैं जिनको राज्य से सुरक्षा प्राप्त होती है। सुरक्षा कौन देता है, संविधान। किसके माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, ठीक है। इस अधिकारों की विशेष रूप से संविधान में पहचान की जाती है। किसी भी संविधान में आप देख लीजिए, वहां मौलिक अधिकारों को स्पेसिफाई किया गया है कि कौन से मौलिक अधिकार है। और जैसे कि हम देख सकते हैं, नियत प्रक्रिया के तहत ये पाए जाते हैं। अब जैसे जो हमारा संविधान है अमेरिका का, वहां तो नियत प्रक्रिया होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन भारत में भी प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से इन मौलिक अधिकारों को मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया है। मतलब इनमें कोई कमी नहीं कर सकती सरकार, और इनकी सुरक्षा करना न्यायालय का पूरा पूरा दायित्व है। तो भारत के मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में
इन पर चर्चा की गई है और ये गारंटीकृत है, मतलब हर व्यक्ति को ये प्राप्त होंगे, इसकी गारंटी हमारे संविधान निर्माताओं ने दी है और उसके लिए उचित व्यवस्था भी अनुच्छेद 32 के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में की गई है। तो ये है मौलिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो जब हमने मौलिक अधिकार पढ़ना शुरू कर दिया है तो अब हम ये भी देख लें कि हमने इन पर बात करना कब शुरू किया था। वैसे तो अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर इन पर बात हुई है, और अगर हम बात करें विदेश की तो ब्रिटेन में सबसे पहले इन पर चर्चा की गई जब इंग्लैंड के राजा किंग जॉन से वहाँ की कुछ काउंसलर्स जो हैं उन्होंने 12वीं सदी में ही इन अधिकारों की मांग कर ली। 1216 ईस्वी में जो है 13वीं सदी में इनकी मांग की और उन्होंने बाकायदा रिटर्न में उन्हें लिया, जिसे हम आज तक जो है मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं, अधिकार पत्र जिसको कहा जाता है। तो वो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा एक तरह से है, जब किंग जॉन ने इस तरह के अधिकारों की लिखित में जो है स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन भारत में अगर बात करें तो भारत में 1857 की क्रांति के पश्चात जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और जब विधानसभा में सदस्य चुनकर जाने लगे तो वहां पर एक विधेयक के रूप में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई और ये काम 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से किया गया। तो 1895 में जो है तत्कालीन समय में स्वराज विधेयक लाया गया था, जिसके अंतर्गत इस तरह की मांग की गई थी। इस स्वराज विधेयक का जो दूसरा नाम है वो क्या था? इसका नाम था भारत का संविधान विधेयक। ठीक है, तो भारत का संविधान निर्मित करने की मांग भी इसी के माध्यम से की गई थी। अपने राज हमारे द्वारा अपने आप को शासित किया जाए, इस मांग के साथ तिलक के माध्यम से इसको जो है वहां पर प्रस्तुत किया गया था। हालांकि ये वह पारित नहीं हो पाया। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार और मताधिकार के अधिकार की मांग की गई थी। 1928 में भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की रचना करते हुए मोतीलाल नेहरू आयोग जो था उसने एक नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो साइमन कमीशन के जो द्वारा जो समीक्षा की जानी थी भारत शासन अधिनियम 1919 की, उसके प्रत्युत्तर में इन्होंने बताया था कि तुमने चूंकि सारे के सारे अंग्रेज ले लिए तो ऐसा नहीं है, भारतीय भी काबिल है और भारतीय भी जो है अपने लिए संविधान का निर्माण कर सकते हैं। यही बात इन्होंने दर्शाने का प्रयास यहाँ पर किया और अपने जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें इन्होंने संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा और कहा कि भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति और सार्वभौमिक मताधिकार के तहत चुनाव के अलावा मौलिक समझे जाने वाले अधिकारों की गारंटी भी उनकी इस रिपोर्ट में देने का प्रयास किया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो प्रयास किया गया वो था 1931 में। 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके द्वारा अपने अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के साथ साथ एक और चीज मांगी गई और वो थी न्यूनतम मजदूरी और अस्पृश्यता तथा दासता का उन्मूलन। तो ये सामाजिक आर्थिक अधिकार है। ऊपर जो हम देख रहे हैं वो राजनीतिक अधिकार है, क्योंकि यहां नीचे जो हम देख रहे हैं ये सामाजिक आर्थिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अब वाक और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक तरह का राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, दासता का उन्मूलन, हालांकि अस्पृश्यता के उन्मूलन को हमारे मूल अधिकारों में समाहित किया गया है, तो पहली बार बात हुई थी 1931 में। इसी तरह से मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये 1936 में कांग्रेस नेताओं ने लिया था, प्रस्ताव रखा था इसका अपने अधिवेशन में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आपको पता होना चाहिए कि कब कब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूछा था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से प्रभावित माना जा सकता है? भारत में हम सभी जानते हैं भाग 3 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है, लेकिन आपको यह बताना है कि ये जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है इसको हमने कहां से लिया, कहां से हमने प्रेरणा प्राप्त की और किन किन संविधानों से हमने इसको लिया। तो बात करेंगे कि ये जो तीनों संविधान है, चाहे वो इंग्लैंड का बिल ऑफ राइट्स हो 1689-88 का, या फिर ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स हो 1789 का, या फिर ये लगभग इसी समय इसको लिया था, और फ्रांस का डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन हो। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, जॉन मैरी और जो उनके पति थे विलियम, उनके द्वारा इसको दिया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट, ये भी 2nd नंबर पे आता है, जो कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो उनके शुरुआती 10 संशोधन विधेयक हैं उनके माध्यम से इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया था। और फ्रांस का डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, तो जो फ्रांस में एक बंधुत्व वाली जो घोषणा की गई थी, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व की, उसी घोषणा को हम डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन के रूप में देखते हैं।
तो ये तीन जो है, तीनों का ही प्रभाव माना जा सकता है, तीनों की ही कुछ न कुछ चीज हमने ली है। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत गारंटी प्रदान की गई है कि यदि आपके संविधान के जो ये अधिकार हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है याचिका दायर कर सकते हैं और इनको प्राप्त कर सकते हैं। इनका सोर्स क्या क्या बताया गया है? बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस का राइट। तो पहला मैंने बताया 1688 वाला, ये 16 दिसंबर 1689 को शाही सहमति इसको मिली क्राउन के माध्यम से ब्रिटेन में। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 17 सितंबर 1787 को अनुमोदित हुआ और 1791 को अंतिम समर्थन मिला। तो जो पहले 10 संशोधन आपको संविधान में दिखते हैं अमेरिका में, वो दरअसल इन मूल अधिकारों को इसमें स्थापित करने के लिए किए गए थे। तो जैसे हमारे संविधान में शुरुआत से मूल अधिकार थे, वैसे यहां पर मूल अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। और तीसरा है मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, जो कि फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा की गई थी। उसको भी माना जाता है कि वहां से भी हमने प्रेरणा प्राप्त की है। तो तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो हमारे यहां पर संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था करते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे मूल अधिकारों के निर्माण पर आ जाते हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रमुख वास्तुकार किसे माना जाता है? जैसे कि भारतीय संविधान के पूरा का पूरा वास्तुकार जहां भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, वहीं पर हम बात करें केवल मौलिक अधिकारों की, तो एक समिति थी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों पर, और उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो प्रांतीय संविधान सभा हो, चाहे आपके मौलिक अधिकार संबंधी समिति हो, आप लोगों को मैंने बताया भी था पिछली क्लासों में जब हमने समितियों के बारे में बात की थी, तो संविधान निर्माण में हमने पढ़ा था इसको। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकारों का प्रमुख वास्तुकार हमारे यहाँ पर माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। संविधान सभा लगातार चर्चा कर रही थी कि संविधान में किस चीज को सम्मिलित करना है, किसको नहीं करना है, और उसी समय यूनाइटेड नेशंस जो कि अस्तित्व में आ चुका था 1945 में। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को उसके गठन किया गया था। भारत भी उसका एक सदस्य बन चुका था। और इस जो यूनाइटेड नेशंस का जो एक समूह था, इसने बहुत लंबी चर्चा के बाद में एक रूजवेल्ट नाम की महिला थी, उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसको नाम दिया गया मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। तो ये मानव अधिकारों पर चर्चा करती है और उसको ये टोटल जितने भी मानव अधिकार है उनको लिस्टिंग करके और इन्होंने यहाँ पर पारित करने का काम किया। तो कब किया गया ये काम? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर को आज भी मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी दिन की याद में। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने का काम किया था। ठीक है। और ये आज भी आदर्श के रूप में है कि इनकी प्राप्ति का प्रयास लगभग हर राज्य को करना पड़ता है। तो भारतीय संविधान का निर्माण इस समय हो रहा था, आप सभी जानते हैं। लगभग 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान निर्मित हुआ था जाकर के। तब ये जब हुआ तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने हमारे संविधान में भी इन अधिकारों को अपनाने का आह्वान किया। अगर बात करें कि ये कहां हुआ, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को किस स्थान पर स्वीकार किया, तो आंसर होगा फ्रांस में। फ्रांस में चैलियट की जो पहाड़ी है वहां पर एक विशेष बिल्डिंग है, पैलेस डी चेलाट। ठीक है। वहीं पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक पूरा अधिवेशन आयोजित किया गया और उस सत्र में एलेनोर रूजवेल्ट, ये वो नाम है जिन्होंने इनको तैयार किया था, तो एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में इन्होंने इसे तैयार किया और फिर संकल्प 217 के माध्यम से महासभा ने इसे क्या किया, इसे सम्मिलित कर लिया। उस समय कुल 58 सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने जो है इस पर वोटिंग की और लगभग 48 सदस्यों ने इसको स्वीकार किया। दो ने किसी ने भी इसको अस्वीकार नहीं किया। 6 इसमें से जो है अनुपस्थित रहे और कुछ ने मतदान ही नहीं किया। इस तरह से कुल 48 सदस्य 58 में से थे जिन्होंने इसमें मतदान किया और सभी लोगों ने इसको सहमति प्रदान अपनी की थी। तो यह है आपके मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। तो कई बार आपको इससे प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, ऐसा मान के चलिए। इसी पर और भी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में कौन सा एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा आप बताएं कौन सा है? तो पहला है, इस घोषणा में 30 अनुच्छेद शामिल हैं। ये सही है। कुल मिलाकर के एक प्रस्तावना और 30 अनुच्छेदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यह कथन भी सही है। और इसकी अंतर्निहित संरचना नेपोलियन कोड से प्रभावित थी। नेपोलियन ने
नेपोलियन का उद्भव फ्रांस की क्रांति के बाद होता है और नेपोलियन लगभग 1799 से लेकर के 1814 तक शासन करता है। उस दौरान वो पूरे यूरोप में जो है अपनी विजय यात्रा निकालता है, लेकिन इसके साथ साथ उसने अपने स्थानीय लोगों के लिए भी एक कोड जो है दिया था, जिसको नेपोलियन कोड कहा जाता है, जिसमें उसने उन अधिकारों का उल्लेख किया जो फ्रांस के लोगों को राजतंत्र के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो नेपोलियन ने स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए उसको क्या बनाया था, राजतंत्र की तरह उसने तानाशाही एक शासन उसने स्थापित किया था। लेकिन उसने फिर भी जो है वहां पर सबको अधिकार दिए, और इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही सही है। जबकि हमने गलत पूछा है तो तीनों ही जो है यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं और ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, मतलब किसको अधिकार का दर्जा नहीं है। 4 ऑप्शन है, उनमें से आप बता सकते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और इनमें से कोई नहीं। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोगों के मन में सी ऑप्शन आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे ही अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर संपत्ति का अधिकार नहीं है। भाई अधिकार तो है, मैंने पूछा है अधिकार। हाँ, मैं पूछता कौन सा एक मूल अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो आप आंसर देते कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 300A में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से रखा गया है। ठीक है, भाग 7 में ये कभी हुआ करता था, लेकिन अब भाग 7 को रिमूव कर दिया गया है, उस पर मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, क्या है? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। और तीसरा जो लास्ट अंतिम है वो इन सभी की रक्षा करने वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो रेमेडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का एक हमारे पास राइट है कि अगर हमारे इन उपरोक्त किसी भी अनुच्छेद के अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसे में हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सर्वोच्च न्यायालय से मिलती है, अनुच्छेद 32 से, और 226 में उच्च न्यायालय को अतिरिक्त जो है मामलों में जो मूल अधिकार के अलावा है उनमें भी जो है रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो इन पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा 7वां अधिकार था जिसको हम संपत्ति का अधिकार कहते थे। ठीक है, ये आपके जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें भी था, और अब अनुच्छेद 300A में इसको रख दिया गया है। तो जो हमारे यहाँ पर भूमि सुधार के कार्य किए गए उसके लिए पहला संविधान संशोधन और उसके बाद आगे अन्य जितने भी संविधान संशोधन किए गए उनके माध्यम से इसे हटाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये मौलिक नहीं है लेकिन कानूनी है, मतलब कानूनी रूप से आप इस पर दावा कर सकते हैं संपत्ति पर, यह आपका अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो हमारे मूल अधिकार है उनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो यहां पर कुछ विशेषताएं मैंने दी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक विशेषता में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पहला है इनमें से कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सही बात है, हमारे पास कुछ अधिकार है जैसे कि 15, 16, 19, 29 और 30। इन अनुच्छेदों में जो अधिकार दिए गए हैं ये सारे के सारे केवल नागरिकों के लिए है, बाकी अन्य जितने भी अधिकार है वो सभी के लिए है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मूल अधिकार जो है असीमित नहीं है कि इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मूल अधिकारों को बहुत से आधारों पर आप जो है नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे सदाचार, लोक व्यवस्था। ठीक है, और इन आधारों पर आप क्या कर सकते हैं, देश की एकता, अखंडता, इनके आधार पर आप इन पर नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 359 के आधार पर और 358 और 59। 358 के आधार पर आप अनुच्छेद 19 को स्थगित कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और जब भी आपातकाल हो 359 के आधार पर आप अन्य जितने भी हैं उनको राष्ट्रपति की सहमति से जो है स्थगित कर सकते हैं। मूल अधिकार वाद योग्य है, यह भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल अधिकार को लेकर के आप न्यायालय में जा सकते हैं, वहां पर इस पे वाद किया जा सकता है। और ये अधिकार स्थायी है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार स्थायी नहीं है। अगर संविधान के निमित्त जो है चाहे तो इनमें से किसी भी मूल अधिकार को हटाया जा सकता है अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपके कुछ विशेषताओं की बात हमने कर ली। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार अब हम आ गए हैं अनुच्छेदों पर। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य के बारे में बात करता है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है। तो राज्य के अंतर्गत आपकी केंद्र का जो विधानमंडल है और जो सरकार है वो, राज्यों के विधानमंडल और उनकी सरकारें, इनके अधीन जितने भी विभाग हैं और जितने भी आपके जो सार्वजनिक उपक्रम है और जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर जिनको राज्य सरकार द्वारा मदद मिल रही है, जो राज्य के अधीन काम कर रहे हैं, वो सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित माने जाते हैं।
अनुच्छेद 13 कहता है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में, इसको आपको सही करना पड़ेगा, यह है विधि का बल रखने वाला, ठीक है, विधि का बल रखने वाला कोई भी क्या सम्मिलित है। यहां पर 5 मैंने लिखे हैं, इनमें से कौन कौन सा आपको चुनना है ये देखना है। तो दोस्तों अध्यादेश भी सम्मिलित है, आदेश भी सम्मिलित है, नियम भी, अधिसूचना भी और प्रथा भी। तो ये डी हो जाएगा, क्योंकि पहले ही लाइन आ गई कि विधि का बल। तो कोई भी जो चीज विधि का बल रखती है या विधि मानी जा सकती है संविधान के अनुसार, वो सारी ही आपके अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि में सम्मिलित है। विधि मतलब कानून, किसे आप कानून कहेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है कि चलिए मैं आपको पढ़कर ही बता देता हूं। अनुच्छेद 13 जो है कहता है कि हमारे संविधान को लागू करने से पहले जो कोई कानून पहले से लागू थे, उनमें से वे सभी कानून जो हमारे इस भाग 3 के खिलाफ हैं, वो उतनी मात्रा तक नष्ट कर दिए जाएंगे या शून्य हो जाएंगे, मतलब मान्य नहीं रहेंगे जितना कि वो इसके खिलाफ है। अगर वो इसके खिलाफ नहीं है और इनके समांतर हैं तो उनको मान्य रहने दिया जाएगा, लेकिन अगर वो इनके खिलाफ हैं तो ऐसे में वो सब समाप्त हो गए। फिर कहा कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि अनुच्छेद, जो हमारा जो भाग 3 है, इसका उल्लंघन करता हो। फिर कहा गया कि जो विधि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें कोई भी कानून का बल रखने वाला, विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, कोई मान्यता भी अगर ऐसी है जो कि कानून का बल रखती है, तो वो भी इसमें सम्मिलित है। फिर एक शब्द आता है प्रवृत्त विधि। विधि और प्रवृत्त विधि अलग है। प्रवृत्त विधि का मतलब है जिसे हमने संविधान के प्रारंभ से पहले पारित किया या बनाया गया है, ठीक है, और जिसे अभी तक निरसित नहीं किया गया है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से कोई लागू विधि है जिसे हमने हटाया नहीं है, वो भी इसमें सम्मिलित है। तो विधि के अंतर्गत तो सभी प्रकार के अध्यादेश, नियम, विनियम, सूचना, रूढ़ि, परंपरा सभी सम्मिलित है, जबकि प्रवृत्त विधि में जो कोई कानून पहले से लागू था और जिसको हमने हटाया नहीं है, वो इसमें सम्मिलित है। तो ये विधि की परिभाषा हमको देता है, ठीक है, अनुच्छेद 13। क्लियर है। तो वैसे भी हमारे यहाँ पर विधि के शासन को ही स्थान देने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर मैं अपनी कक्षा को समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरा प्रयास ही रहता है कि कम प्रश्न पढ़ें, लेकिन इन प्रश्नों को तरीके से पढ़ लें, सही तरीके से हमारे डाउट्स क्लियर कर लें। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपका आज कवर हुआ होगा। कल से हम जो है हमारे समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और बाकी अधिकारों पर चर्चा करेंगे, अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें। तब तक आप सभी मेरे साथ जुड़े, और टेलीग्राम हमारा डाउनलोड कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ पर भी आपको जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं देता हूँ। और हमारा एप्लीकेशन RS जंक्शन, उसे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ जो है आपके लिए मटेरियल अवेलेबल है मेंस एग्जाम के लिए, तो आप जरूर जाएं और उसे देखें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।